हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, ये संविधान का 6वां वीडियो है। तो बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज बात करते हैं कि किस देश से, यानी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले बात करें हम भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान पर जो भारतीय संविधान बना उस पर सबसे ज़्यादा भारतीय अधिनियम, जी हाँ, भारतीय अधिनियम 1935, कौन सा? भारतीय अधिनियम 1935 का सर्वाधिक, जी हाँ, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की, कुछ नियमों की, कि वो नियम किस देश से लिए गए। जैसे बात करें हम संसदीय शासन प्रणाली की। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली। वही बात करें हम एकल नागरिकता की, एकल नागरिकता, जी हाँ, चाहे संसदीय शासन प्रणाली की बात हो गई, चाहे एकल नागरिकता, या मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समान समता, विधि मतलब कानून, विधि के समान, जी हाँ, विधि के समान समता, चाहे बात हो विधि निर्माण प्रक्रिया की, विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि का शासन अर्थात जब कानून बन जाएगा उसको कैसे चलाया जाएगा। यह बात करें संसद और विधानसभा के कार्य करने की प्रक्रिया, संसद तथा विधानसभा, संसद तथा विधानमंडल, संसद तथा विधानमंडल के कार्य करने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिए गए? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समान समता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसद और विधानमंडल के कार्य करने की प्रक्रिया, ये सब लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से। कहाँ से लिए गए हैं ये? ब्रिटेन से। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं ये? ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। क्लियर है यहाँ तक? ये इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समान क्षमता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, यानी कि जो कानून से संबंधित हैं ज़्यादातर, संसद और विधानमंडल के कार्य करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं यदि बात करें हम राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, किसकी? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें, या बात करें हम नीति निर्देशक तत्वों की, या बात करें हम नीति निर्देशक तत्वों की, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात हो, या बात हो नीति निर्देशक तत्वों की, या फिर बात हो राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की, या फिर बात हो राज्यसभा में, जी हाँ, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से।
ज़्यादातर लोगों को नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से पता लग जाता है कि ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की जाए वो भी आयरलैंड से। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की भी बात की जाए तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। क्लियर है? यहाँ पर मैं फिर से दोहरा देता हूँ, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की बात हो, या फिर बात हो नीति निर्देशक तत्वों की, या फिर हो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात, ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। जी हाँ। वहीं बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मित्रों शक्तियों का विभाजन। जी हाँ, शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र कोमा राज्य के संबंध। वहीं बात की जाए प्रस्तावना की भाषा, जो कि मैंने कल बताया था आपको, प्रस्तावना की भाषा, तथा समवर्ती सूची, शक्तियों के विभाजन की बात हो, या बात हो केंद्र और राज्यों के संबंध की, या फिर बात करें हम प्रस्तावना की भाषा की, साथ ही साथ समवर्ती सूची की भी अगर बात होती है तो ये लिए गए हैं कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए गए हैं ये, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? यहाँ पर कहाँ से लिए गए ये, ऑस्ट्रेलिया से। वहीं बात करें हम कनाडा की, किसकी बात करें हम, कनाडा की, कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है, कैसे, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली। जी हाँ। अच्छा, जो मैंने अभी बताया था आपको संसदीय शासन प्रणाली अलग है, संसदीय शासन प्रणाली जो कि मैंने आपको बताया था, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन की। लेकिन अगर आ जाता है कि संघीय शासन प्रणाली, कौन सी, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली अगर पूछ ले तो वो ली गई है कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली तथा अवशिष्ट शक्तियाँ, कौन सी, अवशिष्ट शक्तियाँ। अगर अवशिष्ट शक्तियों की बात की जाए या संघीय शासन प्रणाली की बात की जाए तो ये दोनों लिए गए हैं कनाडा से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से मैंने आप लोगों को बताया है कि शक्तियों का विभाजन या केंद्र और राज्यों के संबंध की बात हो, या फिर बात हो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची की, ये सब लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बात करें हम आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। अगर बात करें हम आपातकालीन उपबंध की कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। क्लियर है यहाँ तक? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, संविधान संशोधन जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? आपातकालीन उपबंध हो वो जर्मनी के संविधान से, वहीं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, बात करते हैं अमेरिका की कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका, कौन सा, अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे। अमेरिका से लिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, यदि हमने कोई न्याय दे दिया उसका जो हम दोबारा से पुनरावलोकन कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। या फिर बात करें मूल अधिकार की, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति
पर महाभियोग जो लगाते हैं, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। वहीं अगर बात करें उद्देशिका का विचार, किसका? उद्देशिका का विचार, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, जी हाँ, अधिकतर पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। वहीं बात करें स्वतंत्र न्यायिक पालिका, स्वतंत्र न्यायिक पालिका, यानी जो न्यायपालिका है, वो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। वहीं बात करें विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, विधि यानी कानून के समान, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहीं कहीं आ जाता है स्वतंत्र न्यायिक, मैंने लिख दिया है तो इसको न्याय भी बोल सकते हैं, बात वही है, स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायिक पालिका। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ न्यायपालिका। क्लियर है? यहाँ पर अमेरिका से बात कर रहे थे, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, या फिर बात हो उद्देशिका का विचार की या उपराष्ट्रपति के पद की, ये सब कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। वहीं साथ ही साथ बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। वहीं विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। जी हाँ, कौन से? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये थे मूल अधिकार, ये थे क्या थे? मूल अधिकार। और हम बात कर रहे हैं किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मौलिक कर्तव्यों की। ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, रूस से, यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की, राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था भी रूस से ली गई है। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा परीक्षाओं में मैंने देखा है कि कभी कभार अलग से भी पूछ लेता है, जैसे कानून शब्द। अगर कानून शब्द की बात की जाए दोस्तों, कौन सा? कानून शब्द, जो हम लोग आमतौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, कानून शब्द ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून शब्द जो है वो जापान के, जी हाँ, किससे? जापान के संविधान से लिया गया है। कानून शब्द कहाँ के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया। वहीं साथ ही साथ यदि हम दूसरे शब्द की बात करें, जैसे गणतंत्र शब्द, कौन सा है? गणतंत्र, गणतंत्र शब्द। अगर गणतंत्र शब्द की बात करें तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? कानून शब्द जापान से, वहीं गणतंत्र शब्द की बात करें तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अनुच्छेदों की। जी हाँ, अनुच्छेदों की बात करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। जैसे अनुच्छेद 1 में बात करें, किसमें? अनुच्छेद 1 में बात करें, अनुच्छेद 1 की बात करें कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है। क्या बताया गया है? इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का
संघ होगा। अब इस संघ में क्या क्या होगा? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, लेकिन इस संघ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो इस संघ में क्या क्या शामिल है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, जी हाँ, राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इस संघ में राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। संघ क्षेत्र, जी हाँ, कौन से? संघ क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र तथा अर्जित किया हुआ क्षेत्र, जी हाँ, जो हम क्षेत्र अर्जित कर लेते हैं वो भी किस में शामिल होगा? राज्यों के संघ में। अर्जित किया हुआ क्षेत्र, अर्जित किया हुआ क्षेत्र, ये भी किस में शामिल होगा? संघ में शामिल होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का संघ होगा। अब जो राज्यों का संघ होगा उस संघ में कौन कौन शामिल है? तो उस संघ में शामिल है दोस्तों कि राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल हैं, संघ क्षेत्र शामिल हैं और अर्जित किया हुआ क्षेत्र। जैसे हम किसी दूसरे देश से कोई क्षेत्र अर्जित कर लेते हैं तो वो भी राज्यों के संघ में शामिल होगा। क्लियर है? वहीं बात करें दोस्तों अनुच्छेद 2 की, कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है, क्या कहता है? कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि संसद जो है वो राज्यों को संघ में मिला सकती है। संसद राज्यों को संघ में मिला सकती है। ये संसद की शक्ति को बताया इसमें। अनुच्छेद 2 में बताया है कि संसद जो है राज्यों को संघ में मिला सकती है तथा नए राज्यों का गठन कर सकती है, तथा नए राज्यों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है दोस्तों कि संसद राज्यों को संघ में मिला सकती है या नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। प्रश्न बनता है दोस्तों कि राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? नए राज्यों का जो निर्माण है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बात क्लियर है? या नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, प्रधानमंत्री कर सकता है, ये सब ऑप्शन आते हैं दोस्तों। तो संसद जो है राज्यों को संघ में मिला सकती है तथा संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है। क्लियर है दोस्तों? वहीं अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 3 की, किसकी? अनुच्छेद 3 की, अनुच्छेद 3 की, कि अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है दोस्तों कि साधारण बहुमत से संसद, साधारण बहुमत से संसद, साधारण बहुमत से संसद किसी राज्य की सीमा में, किसी राज्य की सीमा में, किसी राज्य की सीमा में अथवा नाम में, सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि साधारण बहुमत से संसद किसी भी राज्य की सीमा हो या नाम हो उसमें वो जो है परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ऐसे जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किए जाते हैं। लेकिन ऐसे विधेयक, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ, लेकिन ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किए जाते हैं। सिफारिश किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया। वहीं बात करें दोस्तों अनुच्छेद नंबर 4 की,
किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद नंबर 4 की। कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ, जी हाँ, अनुच्छेद ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 3 के तहत बनाई गई विधियाँ यानी कि जो कानून बनाए गए हैं, जो विधियाँ बनाई गई हैं, अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियाँ अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं लाई जाएंगी। बात समझ में आई दोस्तों? यानी कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियाँ अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अंतर्गत 68 के संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं लाई जाएंगी। समझ में आया दोस्तों? अनुच्छेद 4 कहता है मित्रों कि अनुच्छेद 2 में, जो अनुच्छेद 2 मैंने पढ़ाया था, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो विधियां बनाई गई हैं वो संविधान संशोधन के अनुच्छेद संख्या 368 के अंतर्गत नहीं लाई जाएंगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ एक अपवाद की स्थिति पैदा होती है मित्रों। अपवाद की स्थिति क्या पैदा होती है? कि अपवाद की स्थिति बताती है या पैदा होती है कि अगर हम कोई क्षेत्र दूसरे देश से लेंगे तो इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ अपवाद की स्थिति पैदा होती है मित्रों कि क्या हम दूसरे देश से कोई क्षेत्र हम अगर लेते हैं तो उसके लिए हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या हम अपने देश का कोई हिस्सा दूसरे देश को देंगे तो उसके लिए कोई संविधान संशोधन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे अपवाद की स्थिति में हम आपको बता देते हैं कि यदि हम कोई क्षेत्र अगर हम कोई क्षेत्र दूसरे देश से लेंगे, कोई क्षेत्र दूसरे देश से लेंगे तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? यदि हम किसी देश से कोई क्षेत्र लेते हैं तो उसके लिए हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को देंगे, यदि हम कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को देंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पर? यदि हम कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लेते हैं तो संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन यदि हम अपने देश का कोई हिस्सा दूसरे देश को देंगे तो उसमें संविधान संशोधन हमको करना पड़ेगा। क्लियर बात है? इसमें एक मामला आया बेरूवाड़ी संघ का मामला। इसमें एक मामला आया, वो मामला कौन सा था? बेरूवाड़ी संघ का। कौन सा? बेरूवाड़ी संघ मामला। मैं इसको पढ़ा देता हूँ। बेरूवाड़ी संघ का मामला। ये बेरूवाड़ी संघ का मामला क्या था? ये बेरूवाड़ी संघ का मामला क्या था? तो इस बेरूवाड़ी संघ के मामले में ये था कि यदि राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाए, इसमें था कि यदि राज्य क्षेत्र जो है, यदि राज्य क्षेत्र, बेरूवाड़ी संघ का जो मामला था उसमें ये था कि यदि राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाए, यदि राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाए, यदि राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाए या सीमा परिवर्तन हो,
या सीमा परिवर्तन हो या नाम परिवर्तन हो यदि राज्य क्षेत्र हम किसी दूसरे देश से ले रहे हैं या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं जिसमें हमारा नहीं जा रहा है, दूसरे का आ रहा है। सीमा परिवर्तन का मतलब दूसरे का आ रहा है। सीमा परिवर्तन कर रहे हैं या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इसमें संशोधन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन संसद यदि चाहे कि वह किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को देना चाहती है तो उसके लिए उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संसद चाहे कि वह किसी भूभाग को संसद चाहे कि वह किसी भूभाग को किसी अन्य देश को देना चाहे को किसी दूसरे देश को देना चाहे तो संशोधन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर देंगे तो संशोधन करना पड़ेगा और यदि लेंगे तो संशोधन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। इसलिए बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने के लिए, ये बेरूबाड़ी जो संघ का मामला है, बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था कि इसलिए बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया था। इसलिए बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने के लिए, जी हाँ, पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया। क्लियर है। 9वां संविधान संशोधन जो है बेरूबाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। जो बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 1960 में। जब दिया गया तो उसमें 9वां संविधान संशोधन किया गया था। क्लियर है यहाँ तक मित्रों। बात करें वहीं आगे कि थोड़ा सा रियासतों की बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं इसी से संबंधित कि बटलर कमेटी। जी हाँ, अगर बटलर कमेटी की बात की जाए, प्रश्न बनता है कि बटलर कमेटी किससे संबंधित है? बटलर कमेटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों बटलर कमेटी जो है वो रियासतों की विलय तथा उनकी आर्थिक स्थिति जानने से संबंधित है। बटलर स्थिति किससे संबंधित है? बटलर कमेटी किससे संबंधित है? तो बटलर कमेटी का संबंध जो है वो रियासतों के विलय तथा उनकी आर्थिक स्थिति, रियासतों के विलय तथा उनकी आर्थिक स्थिति जानने से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर रियासतों की बात की जाए कि ये रियासतों की बात की जाए तो पहले कुल कितनी रियासतें थीं भारत में? रियासतें कितनी थी भारत में? पहले कुल 565 रियासतें थीं। भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? तो भारत में कुल 565 रियासतें थीं, जिनमें से जो रियासतों को विलय करने का श्रेय है वो किसको जाता है? प्रश्न बनता है दोस्तों कि रियासतों को विलय करने का जो श्रेय है
वो किसे जाता है? तो रियासतों को विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो रियासतें थीं दोस्तों, जो रियासतें थीं उनको विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन 565 रियासतों में से कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिन्होंने हमारे देश में मिलने से मना कर दिया था। तो इनमें से ऐसी कितनी रियासतें थीं दोस्तों जिन्होंने मिलने से मना कर दिया था? तो इनमें से 5 रियासतें ऐसी थीं। कितनी? 5 रियासतों ने मिलने से मना कर दिया, यानी कि भारतीय क्षेत्र में मिलने से मना कर दिया 5 रियासतों ने। अब 5 रियासतें दोस्तों कौन कौन सी थी? तो 5 रियासतें जो थी वो थी दोस्तों त्रावणकोर। कौन सी? पांच रियासतों में दोस्तों पहली थी त्रावणकोर। कौन सी रियासतें थी? त्रावणकोर। तो दोस्तों 5 रियासतें कौन कौन सी थी? तो 5 रियासतों में पहली रियासत में आपको बताता हूँ। पहली रियासत थी श्रावणकोर। कौन सी? श्रावणकोर। दूसरी थी दोस्तों जूनागढ़। कौन सी? जूनागढ़। तीसरी थी दोस्तों हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। वहीं अगर चौथी रियासत की बात करें तो भोपाल। जी हाँ, भोपाल। वहीं 5वीं रियासत की बात करें दोस्तों तो वो थी जोधपुर। जी हाँ, जो 5 रियासतें थीं दोस्तों जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था वो कौन कौन सी रियासतें थीं? तो नंबर 1 पर थी श्रावणकोर, नंबर 2